ऊपर की सीलिंग में टच होने लगते हैं। रियान देखता है और सोचता है कि शायद इसके पैरों को तोड़ना पड़ेगा। जैसे ही रियान उसके पैरों को तोड़ने की बात करता है, वैसे ही कुछ ऐसा घटित होता है जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। नमस्कार दोस्तों, 24 नवंबर 2009 को अमेरिका के यूटा में एक 26 वर्षीय लड़का जिसका नाम जॉन एडवर्ड होता है, वो बाल हृदय रोग विशेषज्ञ का अध्ययन करता है। अपने मेडिकल कॉलेज से छुट्टी लेकर के अपने घर अपने दोस्तों से मिलने आता है। उसके दोस्त और उसकी फैमिली वाले ये सभी लोग मिलकर के एक प्लान बनाते हैं, क्यों ना इन छुट्टियों को कुछ खास बनाया जाए। और वो सभी लोग नट्टी पट्टी केव को एक्सप्लोर करने का एक प्लान बनाते हैं। वो सभी लोग एक डिसीजन लेते हैं कि 24 नवंबर की रात को हम सब नट्टी पट्टी केव को एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे और कुछ समय बाद घर वापस आ जाएंगे। लेकिन सभी इस बात से अनजान थे कि आखिर वहां होने क्या वाला है। नट्टी पट्टी केव की खोज 1960 में की गई थी। ये बहुत जल्द ही अपने मोड़ व फिसलन वाले गुफाओं के कारण बहुत जल्द ही ये प्रसिद्ध हो जाती है। गुफा के कुछ हिस्सों के अलग अलग नाम होते हैं: द वर्थ कैनाल, द एओर्टा क्रॉल, द स्काउट ईटर, द मेज। नट्टी पट्टी गुफा एक हाइड्रोथर्मल गुफा होती है जिसकी कुल सर्वेक्षण लंबाई और गहराई 1355 और 145 फीट है। जॉन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जो बचपन में केविंग किया करता था वो एक केव में ही अपना दम तोड़ देगा। जॉन बचपन में अपने भाई जोश व अपने पिता के साथ इसी गुफा में केविंग किया करता था। जैसा कि उन्होंने प्लान बनाया था, ठीक वैसे ही 24 नवंबर को बुधवार की रात ठीक 8 बजे ये अपनी फैमिली के साथ व 9 दोस्तों के साथ उस गुफा में केविंग के लिए जाते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता है, लगभग 1-1.5 घंटे तक। क्योंकि इनके साथ इतने लोग थे और सभी केविंग एक्सपीरियंस थे, इसलिए इन्हें गुफा में केविंग के लिए परमिशन मिल जाती है। कुछ दूर चलने के बाद उसका छोटा भाई जोश और एक दोस्त, ये तीनों थोड़ी दूर चलने के बाद रुकते हैं और मैप देख करके ये डिसाइड करते हैं कि हम केव की सबसे डीपेस्ट पॉइंट को क्रैक करेंगे, जिसका नाम डेथ क्रैक होता है। ऐसा माना जाता है कि इस पॉइंट को बड़े से बड़े एक्सपीरियंस्ड केवर भी इसको क्रैक नहीं कर पाते हैं, और यदि किसी ने अगर इसको क्रैक कर लिया तो आगे जाकर के एक छोटा सा रूम आएगा जहां से टर्न होने का मौका मिलेगा और वापस घूम करके केव के बाहर आया जा सकता है। लेकिन जॉन और जोश से गलती ये होती है कि दोनों जिस रूट पे जाना चाहते थे उस रूट पे नहीं जाते हैं। दरअसल ये बर्थ कैनाल के रूट पे थे ही नहीं, ये किसी और रूट पर चलते हैं। क्योंकि जॉन काफी हेल्दी था, इसलिए वो अपने हाथ पैरों को किसी भी दिशा में मूव कर सकता था। जॉन 15 फीट आगे चलता है और जोश उसके पीछे चलता है, क्योंकि यहाँ इस केव को केविंग करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और फ्लेक्सिबल होने की आवश्यकता होती है। जॉन जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे रास्ता और पतला होता जाता है। जॉन को लगता है कि इस समय वो बर्थ या डेथ कैनाल में है, लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता है। जैसे जैसे जॉन आगे बढ़ता है रास्ता और पतला होता है, इतना पतला रास्ता हो जाता है कि जॉन अब वापस भी नहीं मुड़ सकता था। जॉन को लगता है यदि मैं थोड़ा और आगे जाता हूं तो वहां पर एक स्मॉल रूम मिलेगा जहां से मुझे टर्न होने का मौका मिलेगा। यहां से स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाती है। दरअसल जॉन अब स्कॉर्फ क्रू यानी सबसे खतरनाक एरिया में पहुंच चुका होता है। यहाँ से मुड़ना तो दूर की बात, आगे भी बढ़ना बहुत मुश्किल स्थिति होती है। ये वही स्थिति है जहां पर केवर को अपने आप को 90 डिग्री फोल्ड करके आगे बढ़ना होता है, और बड़े से बड़े एक्सपर्ट केवर्स भी यहाँ पर फंस जाते हैं, और जॉन भी इसी जगह पर फंस जाता है। हालांकि जॉन को लगता है कि ये सबसे पतला रास्ता है, उसे लगता है कि आगे छोटा सा रूम मिलेगा जहां से मुझे टर्न होने का मौका मिलेगा और मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। यही सोच करके वो अपने पेट को प्रेस करता हुआ आगे धीरे धीरे रैंक तक चला जाता है। जॉन डाउन ऑफ डायरेक्शन की दिशा में चल रहा था, यानी कि जमीन से सीधा नीचे। बस उसे एक ही बात की उम्मीद थी कि आगे चल करके मुझे एक रूम मिलेगा जहां से मुझे टर्न होने का पूरा मौका मिलेगा। लेकिन चलते चलते जॉन अचानक स्पीड से आगे बढ़ता है और तेजी से चिल्लाता है। वो अपने भाई जोश को आवाज लगाता है और कहता है कि तुम इधर मत आओ,
यहाँ पर खतरा है, तुम मेरा पीछा बिल्कुल मत करो। तभी जॉन को उसके हेडलैम्प से एक ग्लिम्स दिखाई देती है। जॉन अपने आप को उस ग्लिम्स में डाल देता है, लेकिन जॉन की यह सबसे बड़ी और आखिरी गलती होने वाली थी, क्योंकि वो जिस ग्लिम्स में अपने आप को डालता है वो ग्लिम्स आगे चल के इतना पतला हो जाता है कि जॉन को मुड़ने का मौका भी नहीं मिलता है। और जैसा उसने सोचा था कि ये केव की सबसे एंडिंग पॉइंट थी, आगे कोई भी पैसेज नहीं होता है, वो एक बार फिर से जोश को आवाज लगाता है और कहता है, जोश तुम इधर मत आओ, तुम वापस जमीन पर चले जाओ। फाइनली अंततः जोश उस जगह पर पहुंचता है जहां पर जॉन फंसा हुआ होता है। जैसे ही जोश जॉन को देखता है कि जॉन को एक होल ने निगल लिया है और उसके हाथ एक ऊपर एक नीचे दबा हुआ है, उसके पैर होल के सबसे पतले हिस्से में फंसे हुए हैं। जोश जॉन को वहां से निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन होल जॉन को इस तरीके से निगल लिया होता है कि जॉन हिल भी नहीं पाता है। बहुत कोशिश करने के बाद तंग आकर जोश वापस जमीन पर जाता है और अपने साथियों को सभी को इसके बारे में बताता है। जैसे ही सभी इस बारे में जानते हैं, सभी को लगता है कि अब हमें प्रोफेशनल मदद की आवश्यकता होगी और वो सभी मिलकर के एक मदद की कोशिश करते हैं और वहां पर रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करते हैं। जल्द ही रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच जाती है। जैसे ही ये सब रेस्क्यू टीम के नंबर पर एसएमएस करते हैं, सबसे पहले इस एसएमएस को पढ़कर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम सुसान होता है। दरअसल वो एक महिला होती है। जैसे ही वो इस मैसेज को पढ़ती है, अपनी टोयोटा कार से तुरंत वहां पर पहुंचती है और वो उस केव में एंटर करके सबसे पहले जॉन से मिलती है। जैसे ही वो जॉन से मिलती है, वो जॉन को देखती है कि जॉन का सर नीचे व पैर ऊपर है। अगर डॉक्टरों की माने तो साइड डाउन में जिस तरीके से जॉन फंसा हुआ था, उस तरीके से मात्र व्यक्ति 8 घंटों तक ही जीवित रह सकता है और उसके बाद कार्डियोक्रेस्ट आ सकता है, जिससे कि उस व्यक्ति की मौत हो सकती है। तब जॉन को वहां फंसे हुए 9 घंटे हो चुके थे। उसके बाद फिर सुसी व जॉन की बातचीत होती है। हे जॉन, माय नेम इज सुसी, हाउ इट्स गोइंग? हाय सुसी, थैंक यू फॉर कमिंग, बट आई रियली वांट टू गो गेट आउट। Oh, no worry, John. You are going to be out of here. और ये प्रोफेशनल मदद देख करके समझ जाता है कि मैं जल्द ही अब बाहर निकलने वाला हूँ, लेकिन वो गलत होता है, क्योंकि सुसी जब जॉन को देखती है तो वो समझ जाती है कि स्थिति जितनी ज्यादा गंभीर दिख रही है, उससे कई गुना ज्यादा गंभीर है। सुसी उसके पैरों में रस्सी बांधती है और खींचने की कोशिश करती है, लेकिन रस्सी में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होने की वजह से सुसी रस्सी को खींच नहीं पाती है। बार बार उसी दिशा में जॉन पहुंच जाता है। सुसी जितनी भी कोशिश करती है, उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहती हैं। 2 घंटे की मेहनत करने के बाद सुसी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और बाहर चली जाती है। बाहर सभी लोग मिलकर के उसको बाहर निकालने का पूरा प्लान बनाते हैं। वो सभी लोग प्लान बनाते हैं कि अब चरखी रस्सी यानी पुलिस सिस्टम का इंस्टॉल किया जाएगा, यानी अब यहाँ पर पुलिस सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा और रस्सी से जॉन के पैरों को बांध करके बाहर निकाला जाएगा। क्योंकि 5 साल पहले फ्लोक क्लार नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र 16 साल थी, वो भी वहां पर फंस गया था और उसको भी पुलिस सिस्टम से बाहर निकाला था, जिसको निकालने में 14 घंटे का समय लगता है। सामान के सभी टुकड़ों को एक एक करके अंदर ले जाया जाता है, लेकिन जो व्यक्ति उस सामान को लेकर के जाता है, उस व्यक्ति का कद में छोटा होना व फ्लेक्सिबल होना जरूरी था, क्योंकि वहां पर कई सारे ऐसे कर्व आते हैं जिसको क्रैक करना काफी मुश्किल होता है, जिससे कि अगर छोटे कद का व्यक्ति होगा तो उस कर्व को आसानी से क्रैक कर सकता है। इस सभी सामान को एक एक करके ले जाने में घंटों का समय लगता है। अब जॉन को वहां फंसे हुए 12 घंटे हो जाते हैं। दरअसल जॉन को साइड डाउन स्थिति में फंसे हुए 12 घंटे हो गए थे और बॉडी की एक लिमिट होती है इसी स्थिति में वहां अपने आप को रोकने की। जॉन उस लिमिट को भी पार कर चुका था, क्योंकि डॉक्टरों के अनुसार साइड डाउन स्थिति में मात्र व्यक्ति 8 से 9 घंटे तक ही जीवित रह सकता है। अब उसके हार्ट को पंपिंग करने के लिए ग्रेविटी प्रेशर का भी मुकाबला करना पड़ रहा था, जो बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति होती है। धीरे धीरे जॉन की सांसें रुक रही थी, मानो जैसे कि वो मर रहा हो। उनकी फैमिली और उसके परिवार वालों को जॉन को इस हालत में देखना बहुत ज्यादा दर्दनाक होता जा रहा था।
रेस्क्यू टीम अच्छे से जानती थी कि हम तो कभी भी यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन ये जॉन की किस्मत में बिल्कुल नहीं होता है। जॉन अपने चेस्ट को एक्सपैंड करने की कोशिश करता है जिससे कि वो आसानी से सांस ले सके, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ज्यादा कम होता है। और इतना सब कुछ होने के बाद जॉन के पास एक टेलीकॉम सिस्टम लगाया जाता है जिसकी मदद से वह अपनी पत्नी इमली से बात करता है जो गर्भवती होती है। वो दोनों आपस में बात करके एक दूसरे को एनकरेज करने की कोशिश करते हैं और जॉन कहता है कि मैं जल्दी यहाँ से वापस आऊंगा और फिर आपस में बैठकर डिनर करेंगे। अब तक यहाँ जॉन को फंसे हुए 18 घंटे हो चुके थे। समय 4 बज चुके थे। पुलिस सिस्टम भी इंस्टॉल हो चुका था और वो पुलिस सिस्टम भी काम करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार था। रेस्क्यू टीम का व्यक्ति जिसका नाम रियान होता है, वह केव में घुसता है और जॉन के पास पहुंचता है। रियान कहता है, हाउ आर यू? जॉन कहता है, इट सक्स, आई एम अपसाइड डाउन, आई कांट बिलीव आई एम अपसाइड डाउन, माई लेग्स आर किलिंग मी। रियान देखता है कि उसकी बॉडी हॉल के सबसे नैरो पार्ट में फंसी हुई है। वो सबसे पहले उसकी बॉडी को ठीक करता है और उसके पैरों में रस्सी बांध करके खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे वहां फंसे हुए 18 घंटे हो चुके थे, इसलिए उसकी नर्व्स अल्ट्रा सेंसिटिव हो चुकी थी, जिससे कि हल्की सी भी अगर उसके शरीर पे उंगली पड़ती तो उसको बहुत ज्यादा पेन होता। वो जैसे ही रियान उसके पैरों में रस्सी बांधकर खींचने की कोशिश करता है तो जॉन उसको रुकने के लिए कहता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। से ही धीरे धीरे कोशिश करके आखिरकार जॉन को इतना ऊपर निकाल लिया जाता है जिससे कि वो रियान को देख सके, रियान के साथ आई कांटेक्ट कर सके। तभी रियान उसको पीने के लिए एक एनर्जी ड्रिंक देता है जिससे कि थोड़ा उसे एनर्जी मिल सके। अब जॉन को यहाँ फंसे हुए 19 घंटे बीत जाते हैं। जॉन इतनी बुरी हालत में पहुंच जाता है कि उससे अपनी बॉडी का एक पार्ट भी हिलाया नहीं जा रहा था। उसको बाहर निकालने में बहुत ज्यादा मशक्कत व एफर्ट्स लग रहे थे, जो बहुत धीरे धीरे काम चल रहा था। जैसे ही उसको थोड़ा और बाहर को निकाला जाता है तो उसके पैर ऊपर की सीलिंग में टच होने लगते हैं। रियान देखता है और सोचता है कि शायद इसके पैरों को तोड़ना पड़ेगा। जैसे ही रियान उसके पैरों को तोड़ने की बात करता है, वैसे ही कुछ ऐसा घटित होता है जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अचानक पुलिस सिस्टम फेल हो जाता है और जॉन को खींचने में जितने भी ज्यादा कोशिश की थी, जितनी भी मेहनत लगी थी, वो सारी फेल हो जाती है। अचानक जॉन फिर से उसी स्थिति में चला जाता है और एक जो बोर्ड लगा था रियान के ऊपर, वो निकल के रियान के सर पर लगता है और रियान अचानक बेहोश हो जाता है। जैसे ही रियान को होश आता है तो वो सामने धूल के सिवा और कुछ नहीं देख पाता है। पुलिस सिस्टम को दोबारा से इंस्टॉल करने के लिए कुछ और घंटे उसमें लग जाते हैं। उस पुलिस सिस्टम को ठीक करके अब जो उसको बचाने जाते हैं वो होते हैं उसके पिता, जी हाँ, जिनका नाम होता है डेविड। जैसे ही डेव वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं जॉन का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। जॉन के पैरों में वो दोबारा से रस्सी बांधते हैं और उसे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी जॉन के पिता वहां पर फंस जाते हैं और वो अपने आप को वहां से निकालने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। अपने आप को निकालने के लिए उन्हें वहां 15 मिनट लग जाते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी जॉन के पिता जॉन को नहीं निकाल पाते हैं और थक हार कर वो वापस आ जाते हैं। अब उसकी जगह एक और नया व्यक्ति जाता है जो जॉन के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि जॉन बिल्कुल भी कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। अब तक तो जॉन की सांसों की आवाज भी आ रही थी, अब वो भी आनी बंद हो जाती है। वो व्यक्ति भी वापस आ जाते हैं। कुछ देर बाद एक डॉक्टर वहां पर जाता है ये देखने के लिए कि जॉन जिंदा है या मर चुका है। वो जाकर के जॉन की पुष्टि करता है और वो देखता है कि जॉन की सांसें अब पूर्ण रूप से रुक चुकी हैं। वो बाहर आके ये सभी लोगों को क्लियर करता है कि जॉन अब मर चुका है। जॉन अपने जीवन के आखिरी 27 घंटे जीवित रहने के लिए संघर्ष करता रहता है। 137 लोग मिलकर भी जॉन को केव से बाहर नहीं निकाल पाते हैं और 25 नवंबर की रात को 11:56 पे जॉन को ऑफिशियली मृत घोषित कर देते हैं। 137 लोगों में से एक ने तो ये भी बताया कि उसके 29 साल के करियर में सबसे ज्यादा मुश्किल बचाव कार्य का काम यही होता है। अब जॉन को उस केव से निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल था
इसलिए जॉन को वहीं पर अंतिम विदाई दे दी जाती है और उस केव को कंक्रीट से बंद कर दिया जाता है। और 8 दिन बाद उस नट्टी पट्टी केव को पूर्ण रूप से सरकार द्वारा बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी नट्टी पट्टी केव की एक रियल घटना जो हमने अभी आपको बताई है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।